हाँ बेटा जी, तो इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टार्ट कर लिया गया था और फिनॉल की दो टाइप की प्रॉपर्टीज़ को हम लोग ख़त्म भी कर चुके थे। एक प्रॉपर्टीज़ हमने जो पढ़ी थी वो थी ड्यू टू क्लीवेज ऑफ O बॉन्ड H मीन्स एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल। यहाँ पर हमने आपको जो जो पढ़ने के लिए बोला था क्या क्या था, याद आ रहा है आप लोगों को कुछ? नंबर 1, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, मतलब फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करोगे दूसरे कंपाउंड से और जो सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल्स हैं उनका भी। सेकंड, हम लोग आए थे एस्ट्रीफिकेशन पे। एस्ट्रीफिकेशन में हम लोगों ने एक तो बताया था आपको कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ एस्ट्रीफिकेशन शो नहीं करते। क्यों नहीं शो करते हैं, वजह आपको लिखाई थी और यहीं पे एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन बना था, क्या? एल्कोहल्स का प्रोटोनेशन हो जाता है, फिनॉल का प्रोटोनेशन क्यों नहीं होता है। इसके बाद एसिड हैलाइड के साथ एस्ट्रीफिकेशन कराया था और फिर हम लोगों ने बेंजोइल क्लोराइड जो कि एक एसिड हैलाइड ही है उसके साथ कराया था और रिएक्शन का नाम क्या हुआ करता था? शॉर्टेन-बॉर्मन रिएक्शन। ये पहले टाइप की प्रॉपर्टीज थी और दूसरे टाइप की प्रॉपर्टीज होती थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो कि फिनॉल शो नहीं करता था, है ना। ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग इसकी तीसरे टाइप की प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे जो हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, आपको पता है बेंजीन रिंग है, जहां बेंजीन रिंग होगी तो बेंजीन रिंग की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, तो उन्हीं के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो बेटा, एक बार एक काम करते हैं, फिनॉल को हम अगर लें, फिनॉल इन, ये तो बात सभी को पता है कि OH ग्रुप बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम फिनॉल इन एसिडिक मीडियम, अगर फिनॉल को एसिडिक मीडियम में लिया जाए, एसिडिक मीडियम में क्या होगा? फिनॉल फिनॉल रहेगा क्योंकि फिनॉल खुद एसिड है, तो एसिडिक मीडियम में फिनॉल ऐसे ही रहेगा। और दूसरी बार हमने क्या किया, फिनॉल को लिया बेसिक मीडियम में। ध्यान दीजिएगा, फिनॉल इन बेसिक मीडियम। मीडियम बेसिक होने की वजह से ये जो इसका H जो कि एसिडिक है ये निकल जाएगा, और जब ये निकल जाएगा तो फिर ऐसे केस में O पे चार्ज कैसा आ जाएगा? नेगेटिव। मतलब बेसिक मीडियम में फिनॉल नहीं रहेगा बल्कि फिनॉल कन्वर्ट हो जाएगा फिनॉक्साइड आयन में। किसमें? अब जरा चेक करो, ये जो OH ग्रुप है ये कैसा ग्रुप है? ये +M है और -I है। भाई -I तो बहुत हल्का है, +M तो बहुत स्ट्रांग होता है OH का। +M की वजह से ये क्या करेगा? बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करेगा फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एग्री हैं आप लोग इस बात से? एक्टिवेट करेगा। बेसिक मीडियम में अगर हम बात करें तो बेसिक मीडियम में जब फिनॉक्साइड आयन बन गया तो फिनॉक्साइड आयन बनने से अब अगर हम O नेगेटिव की बात करें तो बेटा जी जो O नेगेटिव होता है ये बेटर +M है, OH से अच्छा +M है और साथ में कैसा है? +I है। तो ये जो O नेगेटिव होगा ये बेंजीन रिंग को और ज्यादा एक्टिवेट करेगा। तो फिनॉल की इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आप देखेंगे कि बेसिक मीडियम में बहुत ज्यादा होती हैं, एसिडिक मीडियम में भी होती हैं, ऐसा नहीं है नहीं होती हैं, बट बेसिक मीडियम में बहुत ज्यादा होती हैं। तो लिखिएगा, फिनॉल इन एसिडिक मीडियम, फिनॉल इन बेसिक मीडियम। इसको बनाएं और लिखें। बना लिया बेटा? ये क्या हो गया वैभव सर को? ये कैसी इमोशनल बातें कर रहे हैं?
लिखिए भाई, इन बेसिक मीडियम फिनॉल इज मोर रिएक्टिव फॉर EAS रिएक्शंस। फिनॉल इज मोर रिएक्टिव फॉर EAS रिएक्शंस। वजह आपको बोर्ड पे दिखाई दे रही है। चलिए एक एक करके इनकी EAS रिएक्शंस को पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले जो हम बात करेंगे, तो नीचे जगह है, यहाँ पे आ जाएगा काफ़ी। पहली रिएक्शन हम लोग दे रहे हैं बेटा, मार्कर को क्या हुआ, वैभव सर जो इमोशनल हो रहे हैं उसकी वजह से ये भी रोने लगा बेचारा। बहुत मेहनत लगती है मार्कर को मोटा करने में। उससे पहले तक तो ये सोचते थे कि मार्कर मोटा ना हो, इसका ये पॉइंट खराब ना हो। अब इसको मोटा करते हैं ताकि बोर्ड पे लिखा हुआ अच्छे से कैमरे में रिकॉर्ड हो जाए। हाँ, तो पहली रिएक्शन हम यहां पर ले रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में, हैलोजिनेशन। ध्यान देना बेटा, हैलोजिनेशन में अगर हम बेंजीन रिंग को ट्रीट करें, बेंजीन रिंग नहीं, फिनॉल को हम अगर ट्रीट कर दें वाटर, Br2 से कर रहे हैं, चलो ब्रोमिनेशन करा रहे हैं, और हमने यहां सॉल्वेंट ले लिया वाटर। सॉल्वेंट अगर हमने वाटर लिया तो ध्यान दीजिएगा, जो सब्स्टिट्यूशन होता है ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो, तीनों पोजीशंस पे हो जाता है। अगर इसका हम नाम लिखेंगे तो क्या आएगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। अच्छा, ये तीनों पोजीशंस पे क्यों हो गया भाई, ये तो आपको पता ही है ना। जो OH है वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। OH कैसा है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। और ये सॉल्वेंट क्या लिया आपने, वाटर। आपको पता है फिनॉल इज मोर एसिडिक देन वाटर, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन वाटर। तो होता क्या है, जब हम एक्वस मीडियम में ले जाते हैं इसको, तो फिनॉल आयोनाइज हो जाता है, और जब फिनॉल आयोनाइज हो जाएगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फिनॉक्साइड आयन में। और फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट होने की वजह से ये बेंजीन रिंग बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाती है फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। और जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो कहां कहां हो जाता है, वो तीनों पोजीशंस पे हो जाता है, ऑर्थो एंड पैरा। बात समझ में आ गई, तीनों पोजीशंस पे क्यों हो गया। अच्छा, अगर हम रिएक्शन को कंट्रोल करना चाहें, हम चाहें कि जो ब्रोमिनेशन हो वो केवल ऑर्थो या पैरा पे हो, तो इसके लिए हमें इसको फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट होने से रोकना होगा। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, जब नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लेंगे, तो यहीं पे देखिएगा, व्हेन नॉन पोलर सॉल्वेंट इज यूज्ड, तो फिर ऐसे केस में क्या होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट ले रहे हैं, देखना फिनॉल हमने ब्रोमीन से ट्रीट किया और सॉल्वेंट यहां पर लिया CCl4 या कार्बन डाइसल्फाइड, जो कि नॉन पोलर होते हैं। और सॉल्वेंट नॉन पोलर होने की वजह से अब ये इसका फिनॉल का आयनाइजेशन नहीं होगा, और आयनाइजेशन नहीं होगा तो फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्जन नहीं होगा, तो बेंजीन रिंग उतनी ज्यादा एक्टिवेट नहीं होगी। तो यहां पर जो प्रोडक्ट मिलता है वो सब्स्टिट्यूशन ऑर्थो पे होता है या फिर पैरा पोजीशन पे होता है। ठीक है, इस तरीके से रिएक्शन आगे चलती है। देख लीजिए, एक तो ये हो जाएगा। सेकंड, दो रिएक्शंस हम यहां पे करा लेते हैं, फिर आपको लिखा देंगे हम। सल्फोनेशन, अगर हम सल्फोनेशन की बात करें तो सल्फोनेशन में तो जो सल्फोनेटिंग रीजेंट्स होते हैं, इसमें हम फिनॉल को किससे ट्रीट करेंगे, OH। सल्फोनेशन में जो रीजेंट होता है वो कौन सा होगा, क्या होगा, कॉन्संट्रेटेड H2SO4। तो ये ऑलरेडी एसिडिक मीडियम बना देगा, और एसिडिक मीडियम में फिनॉल आयनाइज होगा नहीं। जब फिनॉल आयनाइज नहीं होगा तो फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्जन नहीं हुआ, और जब फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्जन नहीं हुआ तो फिर बेंजीन रिंग उतनी ज्यादा एक्टिवेट नहीं हो पाएगी जितनी फिनॉक्साइड आयन में हो जाती थी। तो फिर आपको जो सब्स्टिट्यूशन मिलेगा वो केवल एक पोजीशन पे मिलेगा, SO3H
या तो ऑर्थो पे आएगा या फिर कुछ केसेस में OH SO3H कहां आएगा, ये पैरा पोजीशन पे आएगा। तो इसको आप कॉपी करिए, फिर लिखाते हैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में, 1-2 लाइन लिखाएंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। तो बेटा चाहो तो ये क्वेश्चन करके आप लोग लिखो व्हेन ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल इज कैरीड आउट इन एक्वस मीडियम, when bromination of phenol is carried out in aqueous medium, कॉमा लगा के, why the bromination takes place at 3 positions, कौन कौन सी, 2 ऑर्थो और 1 पैरा, at 3 positions, ब्रैकेट में 2 ऑर्थो प्लस 1 पैरा। आंसर में लिखिएगा वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, कॉमा लगा के, फिनॉल इज आयोनाइज्ड टू गिव फिनॉक्साइड आयन, फिनॉल इज आयोनाइज्ड टू गिव फिनॉक्साइड आयन, फिनॉल इज आयोनाइज्ड टू गिव फिनॉक्साइड आयन, फिर लिखें कॉमा लगा के, इस क्या बेटा, फिनॉल इज क्या लिखा है, आयोनाइज्ड टू फिनॉक्साइड आयन, फिर आप लिख देना ऐसे बॉन्ड दिखाइए, O negative is very strong activator, O negative is very strong activator of benzene ring, hence bromination takes place at both ortho and para positions। बात समझ में आ गई। अच्छा, जब नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लिया तो क्या हुआ, अब दोबारा लिखाने की जरूरत तो नहीं है, आपको याद रहेगा ना बेटा। तो कुल मिला के हम लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में 2 रिएक्शंस पढ़ ली। कौन कौन सी 2, एक हेलोजिनेशन पढ़ लिया, सेकेंड सल्फोनेशन, थर्ड बेटा हम लोग बात करेंगे नाइट्रेशन की। देखो नाइट्रेशन में क्या होता है, नाइट्रेशन इसका 2 तरीके से कराया गया है। एक तो कराया गया है विद डाइल्यूट HNO3। ध्यान दीजिएगा, जब हम नाइट्रेशन कराते हैं डाइल्यूट HNO3 से, फिनॉल नाइट्रेशन कराया हमने डाइल्यूट HNO3, तो जो नाइट्रेशन होता है ना वो किसी एक पोजीशन पे ही होगा। कहां होगा, या तो ऑर्थो पे होगा, क्या बोलेंगे इसे, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, या फिर कहां होगा, पैरा पोजीशन पे होगा। लेकिन इस रिएक्शन के साथ एक लोचा है भाई। 15th ग्रुप आप लोगों को पढ़ाए बहुत अच्छे से, उसमें नाइट्रिक एसिड आता था, कॉपी कर लेना, सुन लो। क्या आप लोगों को याद है कि नाइट्रिक एसिड जो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है? नहीं याद आया? होता है भाई। नाइट्रिक एसिड तो लगभग सभी मेटल्स, कुछ 1-2 छोड़ दो, सभी नॉन मेटल्स, सभी कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन कर देता था। जो इसका हम लोगों ने ऑक्सीडेशन पढ़ा था 15th ग्रुप में, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज में जो हम लोगों ने पढ़ा था, तो अलग अलग हेडिंग डाली थी, ऑक्सीडेशन ऑफ
नॉन मेटल्स, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटेलॉइड्स, ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड्स और ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स, सबका अलग अलग पढ़ा था। तो अभी आप लोगों को याद नहीं आ रहा क्योंकि वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी। हाँ हाँ, वहाँ पे भी बताया था HI को रिमूव करने के लिए HNO3 को यूज़ करते हैं। तो फिलहाल मैं क्या कहना चाहता हूँ सुनिएगा। अब हमने फिनॉल को ट्रीट किया डाइल्यूट HNO3 से। HNO3 होता है बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो फिनॉल है, फिनॉलिक ग्रुप जो होता है, ये ऑक्सीडेशन के लिए सेंसिटिव भी बहुत होता है। जो OH ग्रुप है ये ऑक्सीडेशन के लिए बहुत सेंसिटिव होता है। तो कीटोन ग्रुप वगैरह में इसका ऑक्सीडेशन बहुत ईजिली हो जाता है। तो फिनॉल अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये ऑक्सीडेशन के लिए सेंसिटिव भी है। तो मान लो आपने फिनॉल के 100 मॉलिक्यूल्स को ट्रीट किया डाइल्यूट HNO3 से, तो 90 का तो ऑक्सीडेशन ही हो जाता है और 10 का क्या होता है, नाइट्रेशन होता है। तो जो नाइट्रेशन के बाद जो प्रोडक्ट मिलता है, जो आपकी रिएक्शन जो आप करा रहे थे, आप तो नाइट्रेशन प्रोडक्ट ऑब्टेन करना चाह रहे थे ना, लेकिन हुआ क्या, ज्यादातर रिएक्टेंट का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। नाइट्रेशन किसका हुआ, बहुत कम का हुआ। बात समझ पा रहे हैं आप? तो इस रिएक्शन के साथ लोचा ये है कि नाइट्रोफिनॉल की यील्ड बहुत कम होती है। और यील्ड बहुत कम क्यों होती है, क्योंकि HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फिनॉल ऑक्सीडेशन के लिए सेंसिटिव है, मोस्ट ऑफ द फिनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड, थोड़ा सा क्या होता है, नाइट्रेटेड। तो पहले आप रिएक्शन लिखिएगा। लिख लें, जल्दी से फटाफट लिखें, ठंडा हो रहा है आज अच्छा खासा। आज बहुत है। अर्जुन को तो लगी नहीं, कैप की जरूरत नहीं है फिलहाल, ये तो मानेंगे, जो तुमने बाल बढ़ाए हैं, बड़े किए हैं, इससे कैप की जरूरत खत्म हो गई। अच्छा, क्या इस सेशन में हम लोगों को मिल जाएगा वो पुराना वाला अर्जुन जिसके छोटे छोटे बाल हुआ करते थे? प्रैक्टिकल तो कटा के जाओगे ना? अच्छा, वहाँ इंप्रेशन खराब होगा है? अच्छा, प्रैक्टिकल्स के भी वीडियोस बनाने हैं भाई, शुरू करेंगे, चलो छुट्टियों में बना देंगे। आपकी छुट्टी कब तक कोचिंग की डाल रहे हैं? विंटर वेकेशन 3 तक है ना, संडे तक है ना? तो चलो मैं ट्राई करूंगा, अगर मुझे आलस नहीं आया, सोने का जज्बा नहीं हुआ पैदा, तो अरे भैया विकट वाला होता है, कभी कभी होता है, तो फिर बना देंगे प्रैक्टिकल के वीडियोस। ऑब्वियसली होंगे 100% होंगे, फॉर्मेलिटी हो भले, कोई बात नहीं, हम तो बनवा रहे हैं कॉलेज में अपने, सब करा रहे हैं, सारे काम हो जाएंगे। यहां देख लेना, कुछ भी नहीं रुकेगा। लिखिए फटाफट। Yield of nitrophenol is very less. Yield of nitrophenol is very less because HNO3 is very strong. HNO3 is very strong oxidizing agent. And phenol is sensitive for oxidation. Phenol is sensitive for oxidation. Hence, most of the phenol is oxidized. Phenol is sensitive for oxidation. Phenol is sensitive for oxidation. Hence, most of the phenol is oxidized. वेरी लिटिल इज नाइट्रेटेड, बहुत कम फिनॉल का नाइट्रेशन होता है। बेटा ये वाली लाइट ओपन करना, देखें फिर कैसा होता है। चेहरा मेरा दिख ही नहीं रहा वीडियो में, ओपन करना एक, लास्ट वाली हाँ हाँ, ये हाँ हाँ, बस अब चेहरा ही दिख रहा है केवल।
ठीक है, चेहरा ही दिखना चाहिए सही से। ब्राइटनेस थोड़ी कम कर लेते हैं। ठीक है, वेरी लिटिल इज नाइट्रेटेड, लिख लिया ना आप लोगों ने। अब हमारे सामने संकट ये पैदा हो गया, हमें नाइट्रोफिनॉल बनाना है, तो बनाएं कैसे? क्योंकि फिनॉल का तो हो जा रहा है ऑक्सीडेशन, तो कैसे बनाएं भैया? इसके लिए क्या किया गया, लिखो नई लाइन से, टू ऑब्टेन गुड यील्ड ऑफ नाइट्रोफिनॉल, टू ऑब्टेन गुड यील्ड ऑफ नाइट्रोफिनॉल, टू ऑब्टेन गुड यील्ड ऑफ नाइट्रोफिनॉल। देखो क्या किया गया, समझो। नाइट्रोफिनॉल की अच्छी यील्ड ऑब्टेन करने के लिए फिनॉल को पहले धोखा दिया गया, HNO3 से ट्रीट नहीं कराया, इसको ट्रीट कराया HNO2 से। और HNO2 जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता है, HNO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता है, ये नाइट्रेशन कराता है। ये जो प्रोसेस थी ये कौन सी थी? नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में कौन सा ग्रुप आता है हाइड्रोजन की जगह? NO2। और ये जो HNO2 है वो लाता है NO ग्रुप, नाइट्रोसो ग्रुप। कौन सा ग्रुप लाता है? नाइट्रोसो ग्रुप। और ये ऑक्सीडाइजिंग है ही नहीं, तो क्या होगा यहां पर? यहां पर आपको जो मिलेगा वो नाइट्रोफिनॉल नहीं मिलेगा, बल्कि क्या मिलेगा? नाइट्रोसोफिनॉल मिलेगा। तो इसे आप लिख लेंगे, रुक जाओ पहले थोड़ा सा ध्यान दो। ये जो मिला है आपको, ये क्या है? ये आपको मिला है नाइट्रोसोफिनॉल। अब ध्यान देना, अब फिर क्या करते हैं? अब इसको ट्रीट करते हैं HNO3 से। कौन सा HNO3? डाइल्यूट। अब बेटा क्या है ना, अब ये जो HNO3 आपने लिया है ये करेगा जाके ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन के लिए ज्यादा सेंसिटिव अब कौन है? NO ग्रुप। कौन सेंसिटिव है? OH नहीं है बल्कि NO है। तो अब जो HNO3 हम लेंगे वो क्या करेगा? वो NO को किस में कन्वर्ट कर देगा? NO2 में कन्वर्ट कर देगा। OH NO2 यहां आ गया, प्लस जगह थोड़ी सी कम है भाई, एडजस्ट कर लेना, ये NO2 यहां आ गया। इस तरीके से हमें मिल जाता है नाइट्रोफिनॉल अच्छी यील्ड में। बात समझ में आ गई? तो नाइट्रोफिनॉल हमें मिल जाता है अच्छी यील्ड में। तो पहले किस में कन्वर्ट करेंगे? नाइट्रोसोफिनॉल में, और फिर किस में कन्वर्ट करेंगे? नाइट्रोफिनॉल में। तो इसे आप कॉपी करें, आगे बात करते हैं। तो नाइट्रेशन कराया अभी हमने किससे? डाइल्यूट HNO3 से। तो अब हम नाइट्रेशन कराएंगे, ये थर्ड रिएक्शन है ना, थर्ड का B, विद कॉन्संट्रेटेड HNO3। भैया नाइट्रेशन करा रहे हो तो HNO3 तो लेना ही पड़ेगा। अगर हम कॉन्संट्रेटेड HNO3 से कराते हैं तो ध्यान देना, फिनॉल हो गया, फिनॉल को हम ट्रीट करते हैं कॉन्संट्रेटेड HNO3 से। अब नाइट्रेशन तीनों पोजीशंस पे होता है। तीनों पोजीशंस का मतलब क्या हुआ? दोनों ऑर्थो और एक पैरा। तो कंपाउंड जो बनेगा वो होगा, इस पे ध्यान दीजिएगा, यहां OH आएगा, ये NO2, ये NO2 और ये NO2। बेटा जी इसको हम कहेंगे 2,4,6 ट्राई नाइट्रो, आगे क्या आएगा? फिनॉल, या इसी को हम लोग प्यार से बुलाते हैं पिक्रिक एसिड। दिक्कत फिर से वही है, पिक्रिक एसिड की जो यील्ड होती है वो बहुत कम होती है। क्यों कम होगी? बोलो। वही HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ज्यादातर फिनॉल का क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन। पहले रिएक्शन लिखो, लिख ली?
बेटा OH ये फिनॉल एसिडिक होता है और NO2 ग्रुप क्या करेगा, एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाएगा ना, ऑर्थो पे खासकर, पैरा और ऑर्थो पे, और यहां तो तीनों पोजीशंस पे आ गया, तो ये बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाता है। वैसे तो फिनॉल कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसा होता है, कम एसिडिक, लेकिन ये जो पिक्रिक एसिड होता है ना, इसे एसिड बोलते ही इसलिए हैं, पिक्रिक एसिड एसिटिक एसिड से भी ज्यादा अच्छा एसिड होता है। और ऐसा गजब हुआ किसकी वजह से, ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स आ गए इनकी वजह से, है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स ने एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ा दिया। ये बात आप नोट कर सकते हो, पिक्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड। तो देखो बेटा, फिर से आप एक लाइन लिखिएगा, यील्ड ऑफ पिक्रिक एसिड इज वेरी लेस, यील्ड ऑफ पिक्रिक एसिड इज वेरी लेस ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, फुल स्टॉप के बाद लिखें, टू ऑब्टेन गुड यील्ड ऑफ पिक्रिक एसिड, टू ऑब्टेन गुड यील्ड ऑफ पिक्रिक एसिड क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, पहले हम फिनॉल को ट्रीट करेंगे कॉन्सनट्रेटेड किससे, H2SO4 से। ये रिएक्शन हमने कराई हुई है लैब में, हमें पता है, हमने पिक्रिक एसिड बनाया है। तो OH क्या होगा बेटा, कौन सा ग्रुप आएगा, SO3H आएगा ना, सल्फोनेशन होगा। कहां कहां होगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। और फिर क्या करते हैं, जब इसको हम कॉन्सनट्रेटेड HNO3 के साथ ट्रीट करते हैं, हीट करते हैं, तो फिर यहां पर क्या मिलता है, OH NO2 NO2 NO2। और ऐसे केस में पिक्रिक एसिड की जो यील्ड होती है वो कैसी होती है, अच्छी होती है। ठीक है बेटा, तो ये हमने आज के लेक्चर में 3 इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को पढ़ा। कौन कौन सी, एक तो हमने हेलोजिनेशन कराया, मतलब ब्रोमिनेशन, दूसरा सल्फोनेशन, और तीसरा एक अच्छी रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वो किसके साथ थी, नाइट्रिक एसिड के साथ, मतलब नाइट्रेशन। तो फिलहाल आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में फिनॉल की और प्रॉपर्टीज़ को लेके। एक लेक्चर और लगेगा, फिनॉल ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।